नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव में घमासान जारी है। सभी राजनीतिक दल दनादन प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 105 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि 6वें चरण के लिए गोरखपुर के शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 5वें चरण के लिए कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रधान ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशियों पहली बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुल जारी 107 सीटों के प्रत्याशियों में से 21 विधायकों का टिकट भी काट दिया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार इस विधानसभा सीट में आएंगे और बीजेपी की पहली लिस्ट में कौन कौन सी बड़ी बातें रहे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए दो विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। चलिए अब सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह पैनी नजर बनाए हुए हैं, हर खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनूप कुमार सिंह, आज बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है और बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भाजपा ने आज उन प्रत्याशियों की सूची जारी की है। करीब 3 दिन बैठक दिल्ली में चली। उसके पहले उत्तर प्रदेश में कई बैठकें हुई। कई कैदी नेतृत्व के, शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं, वो लखनऊ आकर परफॉर्मेंस चेक किया, चाहे मंत्री हो या तमाम जो विधायक हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक किया गया था। ठीक उसी प्रकार से जब पश्चिम में जब कभी हम जाते हैं, जब चुनावी समीकरण देखते हैं, तो ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों पर कहीं न कहीं बीजेपी सक्रिय भूमिका निभा रही है, शुरू से देखा गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर पूरी सूची का अगर एनालिसिस करें तो करीब 44 जो हैं वो ओबीसी से जाति से बिलोंग करते जो कैंडिडेट, यानी कहीं न कहीं ओबीसी पर बीजेपी का निशाना पहले से था और उसी प्रकार से सीट में भी बंटवारा किया है। 18 करीब क्षत्रियों को, ठाकुरों को वोट दिया है। 10 जो है महिलाओं को वोट उसमें भागीदारी मिली है। तो यानी पूरा कहा जाए कि अगर पूरे लिस्ट की अगर बात की जाए तो करीब 63 लोग हैं वो पुराने, उनके जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पर कहीं न कहीं दांव लगाया है भाजपा ने। करीब 21 नए चेहरे शामिल हुए, यानी 21 लोगों के टिकट भी कटे होंगे। तो ऐसे में लगातार जो बीजेपी मंथन कर रही थी, लखनऊ से लगा के दिल्ली नेतृत्व तक, कि किस तरीके से जो चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, विधानसभा में जिताऊ प्रत्याशी किस तरीके से, या फिर तमाम जो क्षेत्रीय दावे थे, क्षेत्रीय समीकरण थे, जाति समीकरण थे, ये तमाम जो चीजें थी, या फिर वो लोकप्रियता, ये तमाम जो सर्वे कराने के बाद जो निश्चित हुआ, उसके बाद यहां तक कि जो केंद्रीय नेतृत्व में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरी दिन 3 दिन की कोर कमेटी बैठक में शामिल हुए थे। यानी बीजेपी की प्लानिंग बहुत तगड़ी है कि किस तरीके से जिताऊ प्रत्याशी के साथ साथ वहां के समीकरणों के हिसाब से उसको जीत को हासिल की जाए। तो अब बीजेपी जो सीटों की जो घोषणा पहले और दूसरे फेज की किया है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष के जो समीकरण हैं, विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, उनको देखते हुए किया है कि सीट पर बिल्कुल। अनूप कुमार, सबसे बड़ी बात है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि ये हमारा प्रभाव ही रहा कि ओबीसी के लोगों को टिकट दी गई, एससी लोगों को टिकट दी गई, यहां तक कि महिलाओं को भी टिकट दी गई है। और साथ में सीएम योगी ने, जिनका चरण में 5वें और 6वें चरण में चुनाव होना है, वो अपने नाम का ऐलान पहले ही कर दिया है।
बिल्कुल जिस तरीके से कयास लगा रहे थे, हालांकि उन सब कयासों पे अब विराम लग चुका है, क्योंकि सबसे जो चर्चा थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी, वो कहां से लड़ेंगे। कभी मथुरा का नाम आ रहा था, कभी अयोध्या क्या, क्योंकि कभी गोरखपुर का नाम आ रहा था, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता है, क्योंकि हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कयास से लगाए जा रहे थे तो हो सकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से लड़ जाएं, एक बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, गोरखपुर में कई बार सांसद रहे हैं, गोरखपुर शहर से चूंकि जो समीकरण की बात करें तो वहां पर ब्राह्मण और क्षत्रिय की सीट वहां पर ज्यादातर वहां से निकलती है, तो ऐसे में चूंकि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, ठाकुर एक जाति उनके साथ जुड़ी हुई है, ठाकुर चेहरे से वो अपना जाने जाते हैं, तो तमाम जो चीजें हैं समीकरण देखते हुए वो गोरखपुर की शहर सीट से वो बिल्कुल अनूप जी, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल यही निकलता है कि बीजेपी कोई भी दाव पेच में पीछे नहीं हटना चाहती और कोई भी रिस्क भी नहीं लेना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि उन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा, उन्हें घर जाने का बहुत बहुत बधाई भी उन्होंने दे दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं है, इसीलिए उन्हें घर भेज दिया गया। जो सीएम गोरखपुर में मेट्रो न चला पाए हो, जो सीवर लाइन न बिछा पाए हो, जिसने बिजली महंगा कर दिया हो, जनता उसे क्या उम्मीद करेगी, उससे क्या उम्मीद करेगी, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गोरखपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, यूपी की 80% जनता हमारे साथ है, इस बार जनता सरकार बदलने का पूरा मन बना चुकी है। वही अखिलेश यादव ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में किसी भी भाजपा या अन्य दल के नेता को शामिल नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का। सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं एक बार फिर, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रोटोकॉल के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये भी साजिश कर सकती है कि जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा हो, एम्बुलेंस खड़ी कर दें। नगांव सादात का जब चुनाव था, मैंने बहुत करीब से देखा था कि जहां जहां समाजवादी पार्टी का वोट था, वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस को लगा दिया गया था। जैसे ही कोई बाहर निकलता था, लाठी मारते थे, अपमानित करते थे या फिर दबाव बनाते थे कि वोट डालने न जाएं। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा, अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है, और इस तरह जो डिप्टी सीएम दो आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, अब हम चुनाव में चले गए हैं, ए बी फॉर्म बढ़ चुके हैं, बहुत पार्टी आगे बढ़ चुकी है और बहुत त्याग किया है पार्टी की टिकटों को। बहुत पार्टी की टिकटों का मैंने त्याग किया है, तब जाकर के जोड़ पाए। इसलिए त्याग करके हम लोग उनको साथ लाने का काम कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को भुला करके हम लोग साथ। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारी के बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 66वें जन्मदिन पर सत्ता में वापसी का भरोसा जताने के साथ पहले दौर के मतदान के लिए 58 में से बसपा के 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। बसपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि 58 में से 5 सीट के प्रत्याशियों की सूची बाद में जारी की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती ने 66वें जन्मदिन पर आयोजित लखनऊ में कार्यक्रम में दल बदल कानून को कड़ा बनाने की मांग भी की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीएसपी को सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है, पिछले कामकाज के आधार पर जनता हमें जिताएगी। यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है
और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर वह किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है, जिससे अब प्रदेश की जनता काफी हद तक समझ चुकी है। पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं। और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं। यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं शामली जिले के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। सपा विधायक नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने कैराना शामली मार्ग से विधायक को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि कैराना विधायक नाहिद हसन कलेक्ट्रेट में अपने नामांकन से संबंधित काम के लिए जा रहे थे। जानकारी मिलने पर पुलिस ने नाहिद हसन को कैराना शामली मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया है। बात उत्तराखंड की करेंगे। प्रदेश भाजपा 70 विधानसभा सीटों पर नामों के पैनल तैयार कर दी है। हर सीट पर प्रत्याशी 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। इसके लिए शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में कोर ग्रुप और चुनाव समिति की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक सभी चुनाव क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में चुनाव क्षेत्रों में लाए गए नामों की पेटी खोली गई। वरिष्ठ नेताओं के बीच इन नामों पर गहन मंथन हुआ। पार्टी हाईकमान को भेजे जाने वाले नामों से पहले जो ग्रुप प्रत्याशियों के चुनावी दावों और उनके जनाधार को तौलने का काम भी बीजेपी कर रही है। मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहां की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम है। तो आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर आज बैठक हुई। बैठक बेहद ही खास रही। आज 70 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का चयन के लिए 3 नामों को निर्धारित किया गया है। पेटी खोली गई है और जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत की गई है। अब ये हाई कमान के पास लिस्ट भेजी जाएगी और उसके बाद 70 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आज उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय पर एक अहम बैठक हुई है। अब नामों की जो सूची बनी है, हर सीट से 3 प्रत्याशियों के नाम जाएंगे। दिल्ली में फाइनल 1 होगा। कि क्या देख सकते हैं इस बार की कैसा कुछ होने वाला है? पुराने नामों पर दांव खेलेगी बीजेपी या कुछ बदलाव करेगी, या फिर जो युवा चेहरे की मांग चल रही है, युवा नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनको भी मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उत्तराखंड के लिए?
देखिए, उत्तराखंड अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एक पैनल जो है वहां पर तैयार किया गया और पैनल अब आने वाले समय में जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में भाजपा कार्यालय में होती हुई नजर आएगी, उसमें वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद किस तरीके से किन नाम को चुनना है, तमाम समीकरण देखते हुए, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, जातिगत समीकरण की बात करें, विनेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए, इनको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है उन नामों में से जो पैनल आएंगे वहां से उनको जो है फाइनलाइज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी हमने यही देखा कि किस तरीके से 2 दिन लगातार मैराथन बैठकें जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई थी और उसके बाद सीईसी की बैठक जब हुई थी तो उसके बाद जो है फाइनलाइज नाम कहीं ना कहीं किए गए थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 18 तारीख को एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की वो होती हुई नजर आ सकती है और उसमें जो है उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, वहां पर तमाम नाम जो है जो केंद्रीय पैनल है भारतीय जनता पार्टी का उनके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की लिस्ट है वो आती हुई नजर आएगी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले 2 दिन में की और आज कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक है वो होने वाली है और इसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो नाम है वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर लिए हैं। पैनल अलग अलग सीटों पर बना लिए गए हैं। अब उन पैनल में से कौन जो है निकलकर सामने आता है, जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसके बाद जो है वो निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पर्श अब देखना यही होगा कि किन नामों पर मुहर लगेगी। स्पर्श आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपके पास वापस होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर मंथन भी चल रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में कई प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और कई प्रत्याशियों को अपना टिकट कटने का डर भी सता रहा है। कल दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि आज पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी मेहरा का कहना है कि हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, लगातार कई दिनों से दिल्ली में हमारे प्रदेश नेतृत्व की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर जारी है और लगभग 70 की 70 सीटों पर आम सहमति बनाने में वो सक्षम साबित हुए हैं। अब आज हमारी सीईसी की बैठक प्रस्तावित है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और उनके समक्ष सारे नामों को रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम निर्णय सीईसी ने लेना है और 1 दिन के अंदर आपको लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये बात हम सुना रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। स्पर्श, प्रवक्ताओं का जिस तरीके कहना है कि नाम लगभग फाइनल हो चुका है उत्तराखंड से, अब सीईसी की बैठक चल रही है और आज शाम को ये बैठक होने वाली है। आज मुहर भी लगने वाली है कई प्रत्याशियों के नाम पर और सूची भी कांग्रेस जारी कर सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है स्पर्श? देखिए, पिछले 2 दिन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है। कांग्रेस उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं, हरीश रावत की बात की जाए, गणेश गोडियाल की बात की जाए, प्रीतम सिंह की बात की जाए या फिर प्रभारी देवेंद्र यादव की बात की जाए, इन्होंने 2 दिन लगातार मैराथन बैठकें की थी और तमाम जो नाम है वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं 70 की 70 विधानसभा सीटों को लेकर। और वो आज नाम जो है जो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, अब से कुछ ही देर बाद वो बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। वर्चुअली वो बैठक होगी, उसमें तमाम नेता जुड़ेंगे, उसमें वो नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जो है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए जो चुनाव की उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जारी होती हुई नजर आएगी। ऐसे में 2 दिन लगातार मैराथन बैठकें उत्तराखंड कांग्रेस की हुई थी, तमाम नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने वो नाम रखे जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद वो बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी और उसके बाद लिस्ट कहीं ना कहीं जो है आउट होती हुई नजर आएगी। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किनके ऊपर जो है कांग्रेस अपना जो है दांव खेलती हुई नजर आती है, किस तरीके के समीकरण जो है कांग्रेस इस लिस्ट के जरिए साधने की कोशिश करती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर दांव जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया, तो ऐसे में उत्तराखंड में किस तरीके का दांव जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जाता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड में कौन रहने वाला है, उसको लेकर क्या आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें किसी प्रकार का जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। लेकिन आज कहीं ना कहीं अंतिम मोहर जो है उत्तराखंड में बिल्कुल, इस पर तो कह सकते हैं कि कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, इसी के साथ दल बदल का खेल भी चल रहा है। बीते दिन कई बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। वहीं भीम
आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ ली थी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होगा। वहीं कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया गया, वो दुखद है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के 24 घंटे में चंद्रशेखर आजाद का मोह भंग हो गया है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है। आजाद ने अखिलेश को दलित विरोधी बताया और कहा कि हम समाजवादी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने आजाद को 3 सीट दे रहे थे, लेकिन वो 10 में से 12 सीटों की मांग कर रहे थे। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।